एपिसोड 411-420 अध्याय 411। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार कर सकता हूँ। मैडम, आप इतनी धीरे क्यों चल रही हैं? हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमें जल्दी करनी चाहिए। लूशी हर मिनट चिंतित होती जा रही थी क्योंकि झाओ मिंग न केवल तैयार होने में समय लगा रही थी बल्कि उसने उसके लिए तैयार किए गए नाश्ते को भी खा लिया था। चूंकि वेंजू ने उसे अपने कक्ष में बुलाया था, इसलिए झाओ मिंग नाश्ता छोड़ सकती थी और पहले ऑर्किड मंडप में जा सकती थी। ऑर्किड मंडप को वेंजू के कक्ष के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन उसने किसी बात की परवाह नहीं की और बिना हड़बड़ी किए उन स्नैक्स को खा लिया। लूशी, तुम इतनी जल्दी डर क्यों जाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं थोड़ी देर से आया तो महारानी मुझे खा जाएंगी? झाओ मिंग ने ऑर्किड मंडप की ओर चलते हुए कहा। लूशी ने उसके जिद्दी व्यवहार को देखकर असहाय होकर आह भरी। जब झाओ मिंग और लूशी मंडप में पहुंचे तो नौकरानी ने झाओ मिंग के सामने झुककर प्रणाम किया और वेंजू को अपने आगमन की सूचना देने चली गई। झाओ मिंग ने किसी बात का इंतजार नहीं किया और मंडप के अंदर चली गई। चलते चलते वह वेंजू के कक्ष की ओर बढ़ रही थी और चारों ओर देख रही थी। ऑर्किड पवेलियन में स्थित बगीचा अच्छी तरह से व्यवस्थित था और उसके किनारे फूलों की क्यारियों से भरा हुआ था। वह ये देखकर चौंक गई कि वेंजू का अपना महल है जिसमें न केवल उसका कमरा है बल्कि अध्ययन कक्ष, संगीत कक्ष और अन्य गतिविधियों के लिए कमरा भी है। वह पहली बार इस मंडप में आई है। जब उसने वेंजू के महल के विंग में प्रवेश किया तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि सब कुछ उसके अपने महल से कहीं अधिक भव्य और आलीशान था। वेंजू को विलासितापूर्ण जीवन जीना बेहद पसंद है। उसे हर जगह सोने की बनी कीमती मूर्तियां दिखाई दे रही थीं। इतना ही नहीं, पूरा स्थान फूलों और सुंदर पर्दों से सजा हुआ था। सुश्री, घबराए मत, और अगर कुछ भी हो जाए तो आप बाद में महाराज को बता सकती हैं। मुझे यकीन है कि वे आपका साथ देंगे। लूशी घबराई हुई थी क्योंकि उसे डर था कि जी चेंग की अनुपस्थिति में वेंजू उसे परेशान करने की कोशिश करेगी। उसे पता है कि वेंजू ने जी चेंग को भी ऑर्किड पवेलियन में आने के लिए कहा है, इसलिए वह अपनी मालकिन को लेकर ज्यादा चिंतित थी क्योंकि वह अभी तक नहीं आई थी। लूशी को दोबारा इस तरह अतिरंजित देखकर झाओ मिंग अवाक रह गई। हालांकि वह जानती थी कि लूशी को उसकी चिंता थी, लेकिन क्या उसे सच में लगता था कि वेंजू और शियाओली उसका कुछ बिगाड़ सकती हैं? उसने आह भरी और कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम भी आराम करो और जाओ। तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिस, मैंने कहा जाओ। झाओ मिंग ने उसे जाने के लिए कहा क्योंकि वह उनसे खुद निपटना चाहती थी। लूशी अनिच्छा से बाहर गई और उसका इंतजार करने लगी। कक्ष के अंदर जियाओली और वेंजू को पहले ही झाओ मिंग के आगमन के बारे में सूचित कर दिया गया था, लेकिन वे अधीर हो रहे थे क्योंकि झाओ मिंग के आने की घोषणा हो जाने के बावजूद वह अभी तक नहीं आई थी। चरमराहट। वेंजू और शियाओली ने कमरे के दरवाजे की ओर मुड़कर देखा और पाया कि दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और झाओ मिंग अंदर आ गई। वेंजू इस बात से बहुत नाराज थी कि झाओ मिंग ने उसे इतनी देर तक इंतजार करवाया। जब झाओ मिंग कमरे में दाखिल हुई तो वह कमरे के बीच में खड़ी हो गई और वेंजू को देखने लगी। महारानी को नमस्कार। झाओ मिंग ने कमरे में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपनी पत्नी वेंजू को नमस्कार किया। तुम खुद को समझते क्या हो? जब तुम्हें पता था कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो इतनी देर से क्यों आए? वेंजू ने गुस्से से आंखें फाड़ते हुए झाओ मिंग पर चिल्लाया। झाओ मिंग को इतना खूबसूरत देखकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। इससे पता चलता है कि उसने जल्दी करने की जहमत नहीं उठाई और आराम से तैयार होने में समय लिया। शाओली ने अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश करते हुए होंठ सिकुड़े और चिंता से कहा, माँ कृपया शांत हो जाए। बहन झाओ तैयार हो रही होगी, इसीलिए उसे देर हो गई। जब वह इतनी सुंदर लग रही है तो आपको उसे डांटना नहीं चाहिए। शाओली की बातें सुनकर झाओ मिंग ने अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। झाओ मिंग को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो सुंदर है तो क्या वेंजू को उसे डांटना नहीं चाहिए? अगर वो बदसूरत होती तो क्या उसे डांटने का अधिकार होता? शियाओली, तुम उसका बचाव क्यों कर रही हो? इस एहसान फरामोश कुतिया के साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो अभी कितनी घमंडी लग रही है? वेंजू ने शियाओली के हाथ पर थपथपाते हुए झाओ मिंग को घूर कर देखा। महारानी, आपने मुझे किसी काम से बुलाया है? झाओ मिंग थकी हुई थी इसलिए उसने ज्यादा कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई और पूछा कि उसने उसे क्यों बुलाया है। वह इस बातचीत को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। झाओ मिंग की बातें सुनकर वेंजू शर्म से लाल हो गई। झाओ मिंग के सीधे साधे शब्द उसे बीच में ही टोकने जैसा लग रहा था। हाँ, बहुत बढ़िया, तो तुम जानना चाहते थे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? मैं तुम्हें बताती हूँ। वेंजू गंभीर हो गई और उसने गुस्से से झाओ मिंग को देखा। जब जी चेंग थोड़ी देर में आए तो उसे बता देना कि तुम हरम को संभाल नहीं सकती और अपनी सारी शक्तियाँ शियाओली को सौंप दो। वैसे भी तुम सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती। वेंजू ने अधिकारपूर्ण लहजे में अपने मन की बात कही। शियाओली तुमसे बेहतर है और चूंकि वह शाही परिवार से आती है इसलिए वह इन चीज़ों को तुमसे बेहतर तरीके से संभालना जानती है। वह चाहती थी कि झाओ मिंग सब कुछ शियाओली को सौंप दे, इसीलिए उसने उसे सबक सिखाने के बजाय दूसरी चाल चली। अगर तुम जी चेंग से कहो कि वह तुम्हारी सारी शक्तियाँ शियाओली को सौंप दे तो मैं तुमसे नाराज नहीं रहूंगी। तुम अपने कमरे में पहले की तरह रह सकती हो, लेकिन भविष्य में किसी भी सार्वजनिक भोज या कार्यक्रम में शामिल मत होना। अगर तुम इन बातों को ध्यान में रखोगे तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, इसीलिए तुम भटक गए हो, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर दूंगी। ये सब कहते हुए वेंजू का लहजा दृढ़ था। शुरू में तो वह जी चेंग से पूछताछ करने और झाओ मिंग को सबक सिखाने की योजना बना रही थी, लेकिन जब वह शियाओली से बात कर रही थी तो उसने उसे बताया कि उन्हें डांटना व्यर्थ होगा। शियाओली ने उसे झाओ मिंग से बात करते समय सावधान और सतर्क रहने को कहा।
चूंकि झाओमिंग भावुक और नासमझ है, अगर वह झाओमिंग से माफी के बदले में सारी शक्तियां उसे सौंपने को कहे तो वह शायद ऐसा कर भी दे। और अगर झाओमिंग खुद ही शक्तियां लेने से इनकार कर देती है तो जीचेंग के पास उसे शक्तियां देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। वेंजू की बातें सुनकर झाओमिंग हक्का बक्का रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ आकर उसे ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनने को मिलेंगी। क्या वेंजू का दिमाग खराब हो गया है? क्या मैं सिर्फ उसके कहने पर उसे अपनी शक्तियां दे दूंगी? क्या उसे सच में लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? झाओमिंग वहीं अचंभित खड़ी थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेंजू को यह विचार कहाँ से आया कि अगर शियाओली उसे ऐसा करने के लिए कहे तो वह अपनी शक्तियां उसे दे देगी। महारानी, आप जानती हैं कि मैं आपका कितना सम्मान करती हूँ, है ना? झाओमिंग ने वेंजू की ओर देखते हुए विनम्रता से कहा। झाओमिंग का सवाल सुनकर वेंजू के चेहरे पर शांति छा गई। उसने सोचा कि वह उसकी बात मान लेगी और अपनी शक्तियां शियाओली को दे देगी। झाओमिंग कितना भोला है, ये सोचकर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वेंजू ने झाओमिंग की ओर देखते हुए सिर हिलाया। झाओमिंग ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, मुझे खेद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार कुछ कर सकता हूँ। अध्याय 412। आपने क्या कहा? झाओमिंग की बातें सुनकर वेंजू क्रोधित हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि झाओमिंग सीधे सीधे उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह अतीत में की गई उसकी सभी गलतियों को माफ कर देगी और उसे अपने कमरे में शांति से रहने देगी। फिर भी उसने शियाओली को अपनी शक्तियां हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया। बगल में खड़ी जियाओली ने मुट्ठी भींच ली और झाओमिंग को घूर कर देखा। तुमने क्या कहा? तुम्हारा मतलब है कि तुम अपनी शक्तियां वापस नहीं लोगे? वेंजू ने दांत पीसते हुए पूछा। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था और उसने झाओमिंग से धमकी भरे लहजे में पूछा। दूसरी ओर झाओमिंग वहां सहज भाव से खड़ी रही और मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ, आपने सही सुना। मुझे खेद है, लेकिन मैं उन अधिकारों को नहीं छोड़ सकती जो महाराज ने मुझे दिए हैं, क्योंकि वे शुरू से ही मेरे अधिकार हैं। उसने गंभीर चेहरे से कहा। झाओमिंग के गंभीर भाव देखकर वेंजू आश्चर्यचकित रह गई। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये तुम्हारी शक्तियां थीं? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम नीच परिवार से हो, इसलिए हरम संभालने के लायक नहीं हो। एक फौजी डॉक्टर की बेटी हरम कैसे संभाल सकती है? वेंजू ने झाओमिंग को घूरते हुए ताना मारा। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। वह खुद को उस कमीनी को थप्पड़ मारने से रोक रही थी। उसे किसी के द्वारा पलटकर जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन झाओमिंग ने न केवल उसकी बात नहीं मानी बल्कि उसे जवाब भी दे रही थी। झाओमिंग शांति से खड़ी वेंजू की बातें सुन रही थी और बोली, महारानी, जिस दिन से मैंने जी राजवंश की महारानी का ताज पहनाया, तब से हरम का प्रबंधन करना और आपके सहित सभी के बजट का प्रबंधन करना मेरा अधिकार था। लेकिन अतीत में जब आपने अपने बजट से अधिक खर्च किया तो मैंने कभी आपसे सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं महारानी के रूप में आपका सम्मान करती थी। इसी वजह से आपने मुझे एक अनुपयुक्त महारानी बना दिया और मेरी जगह हरम का प्रबंधन करना शुरू कर दिया। हाओमेई की घटना के बाद झाओमिंग ने लूशी से बजट और अन्य घटनाओं के बारे में और अधिक सुना और पता चला कि वेंजू और शियाओली ने हरम का ठीक से प्रबंधन न करने के कारण उसे एक अयोग्य महारानी बना दिया था और उसकी शक्तियां छीन ली थीं। ये स्पष्ट रूप से उन्हीं की गलती थी कि उन्होंने निर्धारित बजट से अधिक खर्च किया और बाद में उसे ठीक से प्रबंधित न करने के लिए दोषी ठहराया। आपने मुझे मासिक खर्चों के लिए ज्यादा बजट नहीं दिया, बल्कि लगभग सारा पैसा खुद और महारानी शियाओली पर खर्च कर दिया। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर कभी निराश नहीं करूंगी। झाओमिंग ने व्यंग्य भरे लहजे में आगे कहा। मैं किसी को भी अपनी उदारता का दुरुपयोग नहीं करने दूंगी और हरम का प्रबंधन स्वयं और सही ढंग से करूंगी। मैं महारानी और महारानी शियाओली से हरम में शांति बनाए रखने के लिए समर्थन मांगती हूँ। ये कहते हुए झाओमिंग ने वेंजू और शियाओली की ओर देखा। उसके शब्द सीधे थे, पहले की तरह मीठे नहीं। वह उनके व्यवहार से इतनी तंग आ चुकी थी कि अब वह उनसे अप्रत्यक्ष रूप से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह जानती है कि वे उसके इशारों को नहीं समझेंगे और उसे परेशान करना जारी रखेंगे। वेंजू और शियाओली झाओमिंग के रवैये से स्तब्ध रह गए। उनके शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि अतीत में वे उनकी उदारता का दुरुपयोग करते थे और उनका फायदा उठाते थे, लेकिन अब वह उन्हें ऐसा नहीं करने देंगी। झाओमिंग को घूरते हुए शियाओली अवाक रह गई। बहन, तुम हमें इस तरह कैसे दोष दे सकती हो? हमने ऐसा कब किया? तुम जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है और वो खर्चे इतने ज़्यादा नहीं थे। मैंने तुमसे सिर्फ एक बार अतिरिक्त पैसे मांगे थे क्योंकि मुझे अपने माता पिता के लिए उपहार खरीदने थे। मैं अपने माता पिता से मिलने गई थी और उन्हें कुछ अच्छा देना चाहती थी। क्या आप यही कह रही हैं कि यह फिजूल खर्ची है? बहन झाओमिंग, अगर आपने मुझे उस समय बताया होता कि आप मुझे अतिरिक्त पैसे नहीं दे सकती तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन आप अचानक मुझे फिजूल खर्ची के लिए कैसे दोषी ठहरा सकती हैं? और अगर आप मेरे बारे में ऐसा कहते भी हैं तो आप हमारी माँ को भी आपका फ़ायदा उठाने के लिए कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? माँ एक समझदार इंसान है और उन्होंने आपसे शक्तियाँ केवल इसलिए छीनी हैं क्योंकि वह नहीं चाहती कि आप सबके सामने हंसी का पात्र बने। उसने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, लेकिन तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? शियाओली का लहजा ऐसा था मानो उसके साथ अन्याय हुआ हो। वेंजू ने शियाओली की हथेली सहलाते हुए कहा, शियाओली, शांत हो जाओ। इस बच्ची पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये खुद कभी कुछ सही नहीं करती, बल्कि हमेशा अपनी बदकिस्मती के लिए दूसरों को दोष देती है। क्या तुम्हें लगता है कि जीचेंग जीवन भर तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारा समर्थन करेगा? हाँ, तुम सपने देख रहे हो। लगता है कोमा में जाने के बाद भी तुमने सबक नहीं सीखा। वेंजू ने झाओमिंग को व्यंग्य भरी नजरों से देखते हुए कहा। झाओमिंग ने आह भरी और शियाओली से पूछा, श्रीमती शियाओली, क्या आपने अपने माता पिता से मिलने जाते समय मुझसे वाकई अतिरिक्त बजट मांगा था? झाओमिंग ने शियाओली की ओर देखते हुए उससे ये सवाल पूछा। सवाल पूछते समय उसकी भौहें उठी हुई थीं। शियाओली अचानक से हैरान रह गई और उसका मुंह खुला रह गया।
उसने अपने माता पिता से मिलने के दौरान आधिकारिक तौर पर अतिरिक्त खर्च लिया था, लेकिन उसने कई बार झाओ मिंग से अतिरिक्त बजट भी मांगा है, ये कहते हुए कि उसने अपना बजट किसी और चीज़ पर खर्च कर दिया है और बाद में सारा पैसा लौटा देगी। हालांकि जब वापसी की बात आती है तो वह हमेशा बहाने बनाती है। लेकिन जब झाओ मिंग पर हरम के कुप्रबंधन का आरोप लगा तो उसने कहा कि उसने झाओ मिंग से कभी भी अतिरिक्त पैसे नहीं लिए। आधिकारिक दस्तावेज न होने का फायदा उठाते हुए जियाओली ने झाओ मिंग पर झूठा आरोप लगाने का इल्जाम लगाया। ये सब उस समय हुआ जब झाओ मिंग के पिता पर महारानी को जहर देने की कोशिश का आरोप लगा था। इसीलिए किसी ने भी झाओ मिंग पर विश्वास नहीं किया और जी चेंग भी वहां मौजूद नहीं था, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। हालांकि शी मिंग के पास झाओ मिंग की यादें नहीं हैं, फिर भी वह लू शी से पिछली घटनाओं के बारे में पूछती है और पता लगाती है कि वेंजू और शियाओली कितने क्रूर हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बाहर से परी जैसी दिखने वाली शियाओली अंदर से इतनी निर्दयी हो सकती है। अध्याय 413। आपको वास्तव में नहीं लगता कि आप गलत हैं, है ना? झाओ मिंग का सवाल सुनकर शियाओली के होंठ फड़क उठे। क्या आप क्या कहना चाह रही हैं बहन झाओ मिंग? मैंने आपसे अतिरिक्त पैसे कब लिए? शियाओली हकलाते हुए बोली। जियाओली को हकलाते हुए देखकर झाओ मिंग मुस्कुराए। झाओ मिंग के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान देखकर वेंजू ने भौहें चढ़ा लीं। शियाओली, तुम इस औरत को समझाने की कोशिश क्यों कर रही हो? अगर तुमने कुछ अतिरिक्त पैसे ले भी लिए हैं तो कोई बात नहीं। आखिर तुम्हारे पिता ने जी चेंग के शासन को मजबूत बनाने में बहुत योगदान दिया है। तुम मेरी प्यारी बहू हो और इस महल की हर चीज़ तुम्हारी है। वेंजू ने शियाओली के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। अपनी चीज़ लेने में कोई बुराई नहीं है, वेंजू ने मीठी आवाज़ में शियाओली से कहा। वेंजू की अत्यधिक सुरक्षात्मकता देखकर झाओ मिंग अवाक रह गया। हाँ, तो फिर तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारी प्यारी बहू की है, क्यों ना तुम भी उसके लिए मर जाओ? झाओ मिंग ने मन ही मन उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उनके इस स्नेह प्रदर्शन को देखकर उसे उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था। वेंजू की बातें सुनकर शियाओली शांत हो गई। महारानी, कमरे के दरवाजे पर खड़ी नौकरानी जी चेंग को वहां खड़ा देखकर चौंक गई। नौकरानी की चीख सुनकर सबने प्रवेश द्वार की ओर देखा और जी चेंग को वहां खड़ा देखकर चौंक गए। उसके चेहरे पर उदासी देखकर वेंजू ने भौहें चढ़ा लीं। जैसे ही झाओ मिंग जी चेंग की ओर बढ़ा, जी चेंग की निगाहें उस पर टिक गईं। शाओली और वेंजू घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वह कितनी देर से वहां खड़ा था। जी चेंग, तुम कब आए? किसी ने उसके आने की सूचना क्यों नहीं दी? वेंजू ने नौकरानी पर चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि वह इस बात से बहुत गुस्से में थी कि किसी ने भी उसे जी चेंग के आने की सूचना नहीं दी थी। मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है। जी चेंग ने ठंडी निगाहों से वेंजू की ओर देखते हुए संक्षिप्त रूप से कहा। उसकी ठंडी निगाहें देखकर वेंजू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जी चेंग कुछ देर तक कमरे के बाहर खड़ा होकर उनकी बातचीत सुन रहा था। वह अंदर नहीं गया क्योंकि वह देखना चाहता था कि उसकी माँ उसकी पीठ पीछे किस हद तक जा सकती है। वेंजू ने उसे अपने कक्ष में आने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसे बाद में आने के लिए कहा, जबकि उसने पहले ही झाओ मिंग को फोन कर लिया था। हालांकि जी चेंग समय से पहले ही ऑर्किड पवेलियन पहुंच गया और उसे पता चला कि झाओ मिंग पहले से ही वहां मौजूद था। उसने अपने आने की सूचना देने जा रही नौकरानी को रोक दिया और कमरे के सामने खड़ा होकर उनकी बातचीत सुनने लगा। तुम जल्दी क्यों आ गए? जी चेंग ने वेंजू को नमस्कार तक नहीं किया और झाओ मिंग से सवाल पूछा। झाओ मिंग अचंभित रह गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय उससे बात करेगा। महारानी ने मुझे ढूंढने के लिए किसी को भेजा था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। झाओ मिंग की बातें सुनकर जी चेंग के चेहरे पर उदासी छा गई। वेंजू का मूड खराब हो गया और उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। जी चेंग, तुम्हारे इस व्यवहार का क्या मतलब है? वेंजू ने उसे घूरते हुए चिल्लाकर कहा। कौन सी माँ? जी चेंग का लहजा सामान्य और थोड़ा झुंझलाया हुआ था। वेंजू का जबड़ा कस गया और उसने गुस्से से कहा, तुम आते समय मुझे नमस्कार तक नहीं किया। अपनी माँ को नजरअंदाज करके इस कुतिया के पास कैसे जा सकते हो? क्या एक सम्राट को ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए? जब वेंजू ने जी चेंग को झाओ मिंग के पास जाते और उसकी अनदेखी करते देखा तो वह क्रोधित होकर मर गई। बगल में खड़ी जियाओली वेंजू को चिल्लाते देख घबरा रही थी। उसे चिंता थी कि जी चेंग ने उनकी सारी बातें सुन ली होंगी। चूंकि वेंजू कुछ दिनों तक महल में नहीं थी, इसलिए उसने देखा कि जी चेंग झाओ मिंग के प्रति कितना सुरक्षात्मक हो गया है। आप सही कह रहे हैं। सम्राट होने के नाते मुझे शिष्टाचार का पालन करना चाहिए और जब भी महारानी दिखे तो उनका अभिवादन करना चाहिए। जी चेंग ने वेंजू की ओर देखते हुए सीधे चेहरे से कहा। वेंजू को उसकी बातें सुनकर प्रसन्नता हुई। कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ होने के नाते। वह कहने ही वाली थी कि वह उसे माफ कर देगी क्योंकि वह जानती है कि उसका बेटा उसका बहुत सम्मान करता है और शायद एक पल के लिए उसे नमस्कार करना भूल गया हो। वेंजू के अपनी बात पूरी करने से पहले ही जी चेंग ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि महारानी को पहले शाही शिष्टाचार के बारे में सीखना चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर वेंजू के चेहरे के भाव एकदम सख्त हो गए। आपका इससे क्या मतलब है? माँ, आपने झाओ मिंग को पहले क्यों बुलाया था? उसने अधिकारपूर्ण स्वर में पूछा। उसे पहले फोन करने में क्या गलत है? तुम्हें सच में नहीं लगता कि तुम गलत हो, है ना? जी चेंग की आवाज़ हर शब्द के साथ और भी ठंडी होती जा रही थी। यहाँ तक कि झाओ मिंग भी वेंजू के प्रति उसके ठंडे रवैये को देखकर हैरान रह गया। जब वेंजू अचानक उनके कमरे में आई थी तब भी उसने उससे इस तरह बात नहीं की थी। मैंने झाओ मिंग को शक्तियाँ इसलिए दी क्योंकि वे शुरू से ही उनकी थीं। अगर जी राजवंश की महारानी के पास कोई शक्ति नहीं होती तो सब हमें कैसे देखते? फिर राजसी उपाधि का क्या अर्थ रह जाता? माँ, झाओ मिंग वो औरत है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैंने आपसे कई बार कहा है कि उसे मत छुओ और उसे अकेला छोड़ दो, लेकिन आपने मेरी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने आपको अपनी माँ के रूप में सम्मान दिया, इसलिए मैंने आपके पीठ पीछे किए गए सभी बुरे कामों को अनदेखा कर दिया।
लेकिन यह मत सोचो कि मुझे महल में मेरी पीठ पीछे होने वाली बातों की जानकारी नहीं है। महामहिम, माताजी का ऐसा इरादा नहीं था। जी चेंग की खतरनाक आभा देखकर शियाओली डर गई। उसने वेंजू का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जी चेंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो, उसने शियाओली पर चिल्लाते हुए उसे चुप रहने को कहा। जी चेंग के चिल्लाने पर शियाओली अवाक रह गई। हालांकि वह उससे कभी नरमी से बात नहीं करता था, लेकिन वह उस पर कभी चिल्लाता भी नहीं था। ये पहली बार था जब उसने उस पर चिल्लाया था। यहाँ तक कि उसके अपने पिता ने भी उससे कभी इस तरह बात नहीं की थी। जी चेंग, तुम शियाओली पर इस तरह कैसे चिल्ला सकते हो? तुम इतने असभ्य कब से हो गए? जी चेंग के शियाओली पर चिल्लाने से वेंजू चिंतित हो गई। जी चेंग ने पहली बार इस तरह अपनी आवाज़ उठाई थी। झाओमिंग भी जी चेंग को इस तरह व्यवहार करते देख आश्चर्यचकित रह गई। वह स्तब्ध होकर बगल से उसे देखती रही। इस समय वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वह रॉयल ब्रश पवेलियन में यूकान के साथ लड़ाई के दौरान दिख रहा था। अध्याय 414, मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगा। जब जी चेंग ने वेंजू को शियाओली का बचाव करते देखा तो उसने उसे अपनी डरावनी निगाहों से घूरा। इस बार तो वह सचमुच आपा खो बैठा जब उसकी मां ने झाओमिंग को अपनी शक्तियां छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। ये शक्तियां मूल रूप से उनकी ही थीं क्योंकि वह महारानी हैं। अपनी शक्तियों के बिना महारानी ठीक वैसे ही है जैसे हथियारों के बिना सैनिक। उसकी मां झाओमिंग से अपनी शक्तियां छोड़ने के लिए कैसे कह सकती है? जब वह आसपास नहीं था तब क्या उन्होंने उसे काफ़ी परेशान नहीं किया था? जब वह आखिरकार उसे उसका हक देने में सक्षम है तो वे चाहते हैं कि वह अपनी शक्तियां त्याग दे। अपनी मां के प्रति उसके मन में बचा हुआ सम्मान भी गायब हो गया, ये देखकर कि वह पहले झाओमिंग का मजाक उड़ा रही थी और अब शियाओली का बचाव कर रही है। चूंकि उसकी मां ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, इसलिए अब समय आ गया है कि वह उसे दिखाए कि वह सम्राट है, न कि उसकी कठपुतली। अब तक उसका अनुसरण करने का यह अर्थ नहीं है कि वह आगे भी ऐसा ही करेगा। माँ, आपने कहा था कि मैं बदतमीज हो गया हूँ, है ना? तो फिर आपका क्या? आप पहले क्या करने की कोशिश कर रही थी? इस बार जी चेंग ने खुद को रोका नहीं। झाओमिंग उसके इस तरह के गुस्से को देखकर हैरान रह गया। तुम झाओमिंग से अपने अधिकार छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हो? क्या एक महारानी को ऐसा करना चाहिए? उसने वेंजू पर व्यंग्य करते हुए कहा। उसके चेहरे के भाव और लहजा दोनों ही ठंडे थे। वेंजू उसके शब्दों को सुनकर अवाक रह गई, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा और कहा, जी चेंग, मैं तो बस यही चाहती थी कि वह शियाओली को उसके भले के लिए हरम के अधिकार दे दे। उसके भले के लिए? कैसे? अगर वह अपने निम्न पृष्ठभूमि के कारण हरम का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाई तो लोग हम पर हंसेंगे और शाही परिवार को नीचा समझेंगे। शियाओली एक कुलीन परिवार में पली बड़ी लड़की है, वह निश्चित रूप से झाओमिंग से बेहतर इन कामों को कर सकती है। वेंजू ने तर्क देते हुए कहा। उसे नहीं लगता कि वह किसी भी तरह से गलत है। एक तरफ खड़ी शियाओली ने कुछ नहीं कहा और बस आज्ञाकारी भाव से अपना सिर नीचे झुकाए रखी। चूंकि वेंजू उसकी तरफ से बोल रही है, इसलिए उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर झाओमिंग ने वेंजू की बातें सुनकर उसकी ओर देखा। हाँ, अच्छी परवरिश हुई है क्या? क्या ये लोग अपने बच्चों को भी ऐसी ही चालाकी भरी तरकीबें सिखाते हैं? माँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम क्या सोचती हो या क्या चाहती हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ और इसे अच्छी तरह याद रखना। झाओमिंग मेरी पत्नी है, जी राजवंश की साम्राज्ञी, और कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता, कभी नहीं। इसलिए दोबारा अपनी गंदी चालें मत चलना। अगर कुछ कहना हो तो मुझसे कहो। झाओमिंग को इस तरह दोबारा फ़ोन करने की जरूरत नहीं है। जी चेंग ने बिना किसी झिझक के और औपचारिकताओं की परवाह किए बिना वेंजू से बात की। जी चेंग, तुम अपनी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? और गंदी चालों से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस उनसे बात करना चाहती थी, क्या इसमें कुछ गलत है? जी चेंग के इस तरह बात करने के तरीके को देखकर वेंजू ने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। आप मेरी माँ हैं, लेकिन वह मेरी पत्नी भी हैं। जैसे आप अभी महारानी हैं, वैसे ही वह भी महारानी हैं। और वह भविष्य में भी महारानी बनेंगी और मेरे बच्चे की माँ होंगी। इसलिए कृपया आपसी सम्मान बनाए रखें। अन्यथा अगर आप ध्यान करने के लिए पहाड़ों पर जाना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, जी चेंग ने गंभीर चेहरे से कहा। वह वेंजू के इरादों को समझ गया है कि वह चाहती है कि शियाओली महारानी बने और जी राजवंश के उत्तराधिकारी को जन्म दे, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। वह झाओमिंग के अलावा किसी और को ये पद नहीं दे सकता। जी चेंग की बातें सुनकर झाओमिंग स्तब्ध रह गई। उसके बच्चे की माँ, वह अवाक रह गई और धीरे से बुदबुदाई। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन जी चेंग उसके पास ही खड़ा था, इसलिए उसने सब कुछ सुन लिया। उसकी ओर देखते ही उसके चेहरे पर कोमलता आ गई। झाओमिंग उसके कोमल भाव देखकर दंग रह गई। बच्चों का मुद्दा, जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हालात सामान्य होते ही वह अपनी दुनिया में वापस लौटने की योजना बना रही थी, जहां उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके लिए बच्चे पैदा करना एक बहुत ही गंभीर विषय था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बारे में शर्म महसूस करनी चाहिए या डरना चाहिए। उसने कभी इस बारे में इतना नहीं सोचा था। तुमने क्या कहा? क्या वो भविष्य में महारानी बनेगी? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं इस कमीनी को भविष्य में महारानी नहीं बनने दूंगा। मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं उसे किसी भी कीमत पर तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं करने दूंगी। अगर वह गर्भवती भी हो जाती है तो उसे वह बच्चा शियाओली को सौंपना होगा। केवल शियाओली ही महारानी बन सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते पोतियों का पालन पोषण इस नीच कुतिया के हाथों हो। वेंजू ने झाओमिंग को घूरते हुए गुस्से से कहा। अंडस्को। वेंजू को इस तरह घूरते देख झाओमिंग अवाक रह गई। ये शब्द जी चेंग ने कहे थे, लेकिन वो उसे गालियां क्यों दे रही थी? उसे भी बच्चे नहीं चाहिए, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन नफरत का सारा दारोमदार उसी पर क्यों है? महारानी, जी चेंग ने अपनी गहरी आंखों से वेंजू को देखते हुए चिल्लाकर कहा।
उसकी खतरनाक आभा को देखकर वेनजू चौंक गई और चुप हो गई। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने मेरी पत्नी को दोबारा अभद्र शब्दों से संबोधित किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगा। जी चेंग ने वेनजू को घूरते हुए बिना किसी झिझक के चेतावनी दी। उसके शब्दों को सुनकर वेनजू को लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। उन्होंने कहा कि वे मुझे महारानी के पद से हटा देंगे। वेनजू ने अचंभित होकर जी चेंग को देखा क्योंकि उसने उससे ऐसी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। वह मुझे इस तरह धमकी कैसे दे सकता है? अब जब उसका शासन स्थिर हो गया है तो वह उसे उसके पद से हटाना चाहता है। अध्याय 415 उन्हें लाल रंग के पत्र भेजें। वेनजू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें वह दिन देखने को मिलेगा जब उनका बेटा, जिसे वह बहुत प्यार करती थी और जो उनका बहुत सम्मान भी करता था, ऐसी बात कहेगा। उसने उसे जी राजवंश का सम्राट बनने के लिए पाला पोसा। उसे सिंहासन दिलाने में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने उसे महारानी के पद से हटाने की धमकी दी। वह इस पद के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी और तरस रही थी। जी चेंग के पिता का निधन कम उम्र में ही हो गया था, इसलिए उनके दादा ने जी राजवंश पर शासन किया। उनके अधीन रहते हुए उन्हें बहुत सी शक्तियों का आनंद लेने का अवसर नहीं मिला। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई और जी चेंग सिंहासन पर बैठी तो उन्हें महारानी का पद मिला क्योंकि वह उनकी मां थी। जी चेंग द्वारा उसकी पदवी को लेकर दी गई धमकियों को सुनकर वह स्तब्ध रह गई। जब उसका शासन कमजोर था और अभी स्थापित होना बाकी था तब वह ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन अब चूंकि उसने अन्य पड़ोसी शासकों के साथ संबंध स्थापित कर लिए हैं और अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया है तो वह उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है। जी चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे महारानी के पद से हटा सकते हो? तुम तो बस एक सम्राट हो और मैं तुम्हारी मां हूं। इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। वेनजू ने दांत पीसते हुए जी चेंग को घूर कर देखा। ये पहली बार था जब उसे मारने की तीव्र इच्छा हुई। माँ, आप सही कह रही हैं। दुर्भाग्य से मैं इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि आप मेरी माँ हैं और न ही मैं आपके पिछले कर्मों को मिटा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको उस पद से जरूर हटा सकता हूँ जिस पर आपको इतना भरोसा है। जी चेंग ने बिना पलक झपकाए कहा। बगल में खड़ी झाओ मिंग उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे नहीं पता था कि जी चेंग वेनजू को उसके पद से हटा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि वेनजू हमेशा अपने सामने चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है। जी चेंग की बातें सुनकर शियाओली स्तब्ध रह गई। जी चेंग की आंखों में गंभीरता देखकर उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। जी चेंग के ये शब्द सुनकर वेनजू की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। तो माँ, यह मेरी तरफ से आपको आखिरी चेतावनी है कि अब आप झाओ मिंग को परेशान न करें, अन्यथा अगली बार मैं आपको महारानी के पद से हटाने में जरा भी संकोच नहीं करूंगी। और उस समय कृपया मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। आखिरकार जी राजवंश के सम्राट के रूप में मेरी महारानी की रक्षा करना मेरा कुछ दायित्व है, उन्होंने पूरी गंभीरता से कहा। झाओ मिंग का चेहरा उसके मुंह से मेरी महारानी शब्द सुनकर शर्म से लाल हो गया। उसने ये शब्द इतनी सहजता से कहे कि एक पल के लिए उसे लगा कि वह सचमुच महारानी है। चलो झाओ मिंग। जी चेंग ने सबके सामने झाओ मिंग का हाथ पकड़ा, जबकि वेनजू और शियाओली उन्हें अचंभित होकर देखते रहे। महाराज रुकिए, माँ ने ऐसा नहीं किया। शियाओली अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और उनसे बात करने के लिए उनके पीछे जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जी चेंग, जो अभी भी झाओ मिंग का हाथ पकड़े हुए प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था, अचानक रुक गया। वह मुड़ा और उसने शियाओली की ओर देखा, जो भी रुक गई और नम आंखों से उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने कहा, शियाओली, मैं एक बात कहना भूल गया। मुझे उम्मीद है कि अब से तुम मेरी पीठ पीछे कुछ नहीं करोगी या कहोगी। अगर कुछ कहना हो तो सीधे कह दो। मुझे साजिश रचने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और एक आखिरी बात, उस आसन पर दोबारा मत बैठना। वह आसन जी राजवंश की महारानी का है। उस आसन पर कोई भी नहीं बैठ सकता। आशा है तुम तमीज से पेश आओगे, उसने बिना किसी संकोच के सीधे सीधे कहा। जी चेंग ने गौर किया कि इस पूरे समय झाओ मिंग बीच में खड़ा था और शियाओली महारानी के बगल वाली सीट पर बैठी थी, जो जी राजवंश की महारानी के लिए आरक्षित थी। जी चेंग की निगाहें उसके शब्दों की तरह ही ठंडी थीं। वह इतनी बर्फीली ठंड थी कि शियाओली की रीढ़ में से हरन दौड़ गई। उसके शब्दों को सुनकर शियाओली दंग रह गई। उसने उससे पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। उसने चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। उसे नहीं पता कि आज उसे क्या हो गया है। जी चेंग ने अब और प्रतिक्रिया देखने का इंतजार नहीं किया और झाओ मिंग के साथ जाने के लिए मुड़ गया। जब वह कक्ष से निकला तब भी उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। सबकी हैरान निगाहों के बीच झाओ मिंग भी जी चेंग की तरह स्तब्ध थी। उसने सोचा था कि आज वह वेनजू और शियाओली से खुद निपटेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जी चेंग उसकी मदद के लिए आएगी। इसके अलावा आज उसने उसका वह दूसरा पहलू भी देखा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पहले कभी उसे वेनजू या शियाओली के साथ इतना बेबाक होते नहीं देखा था। इस समय तो उसे भी उससे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसका डर आनंद की अनुभूति के आगे कुछ भी नहीं था। उसे खुशी थी कि उसने उसके लिए आवाज़ उठाई, वरना वह भूल जाती कि वह सम्राट है। उसने उसे निराश नहीं किया और वेनजू और शियाओली के सामने उसका समर्थन किया। ऑर्किड मंडप से बाहर निकलने के बाद जी चेंग अपने कदमों पर रुक गया। फैंगजू। जी चेंग ने झाओ मिंग का हाथ पकड़े हुए वहीं खड़े खड़े उसे पुकारा। फैंगजू को अचानक कहीं से आते देख झाओ मिंग घबरा गई। वह इस पूरे समय इतनी स्तब्ध थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि फैंगजू और लूशी कमरे से उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। फैंगजू जी चेंग के सामने खड़ी हुई और उसके सामने झुक गई। मंत्री ली से कहिए और महारानी और शाओली को लाल पत्र भेजिए, साथ ही अगले 3 महीनों के लिए उनके बजट पर रोक लगाए। जी चेंग ने गंभीर चेहरे से आदेश दिया। जी चेंग की बातें सुनकर फैंगजू और लूशी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जी चेंग सचमुच वेनजू और शियाओली को लाल पत्र देगा।
हालांकि झाओ मिंग को लाल अक्षरों का मतलब नहीं पता था, लेकिन उनका मतलब होता है डॉट डॉट डॉट। लाल रंग का पत्र एक आधिकारिक चेतावनी पत्र है, जिसका अर्थ है कि यदि उन्हें ऐसा ही एक और पत्र प्राप्त होता है तो उन्हें शाही महल में उनके आधिकारिक पद से हटा दिया जाएगा। इस लिहाज से अगर शियाओली और वेंजू भविष्य में कुछ गलत करते हैं और जीचेंग उन्हें फिर से लाल पत्र देता है तो उन्हें उनके आधिकारिक पदों से हटा दिया जाएगा। वेंजू को महारानी के पद से हटा दिया जाएगा और शियाओली से उनकी प्रधान पत्नी का पद भी छीन लिया जाएगा। न केवल उनकी उपाधियां छीन ली जाएंगी बल्कि उन्हें शीत महल में भी भेज दिया जाएगा। शीत महल पहाड़ों में स्थित एक ऐसी जगह है जो महल से दूर है और जहां कोई सुविधा या सामान नहीं है। यदि कोई रानी किसी अक्षम्य अपराध के लिए दोषी पाई जाती है तो उसे शीत महल की सजा दी जाती है। हालांकि महारानी होने के नाते वेंजू को शीत महल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन उनसे उनका पद छीना जा सकता है और उन्हें पहाड़ पर स्थित एकांत महल में भेजा जा सकता है। पर्वत में स्थित एकांत महल की स्थिति और नियम ठंडे महल की तुलना में कहीं बेहतर हैं। महल में इस तरह की सजा को सबसे क्रूर और अपमानजनक माना जाता है क्योंकि इसमें उन्हें सबके सामने उनके पद से वंचित कर दिया जाता है। महामहिम जीचेंग के शब्दों को सुनकर फैंग जू चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस आदेश का पालन करना चाहिए या नहीं। जीचेंग ने कुछ नहीं कहा और फैंग जू को घूर कर कहा कि वह जाकर वैसा ही करे जैसा उसने कहा है। फैंग जू ने सिर हिलाया और अपनी बात पूरी करने के लिए चला गया। लुशी और फैंग जू के हैरान चेहरों को देखकर झाओ मिंग ने अपनी आंखें घुमाईं। ये तो बस एक चिट्ठी है, ये लोग इतने हैरान क्यों हैं? फैंग जू के जाने के बाद जीचेंग ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अगर उसने अपनी मां को यह नहीं दिखाया कि वह अपनी बातों को लेकर गंभीर है तो वह और भी समस्याएं खड़ी कर देगी। चलो चलते हैं। जीचेंग ने झाओ मिंग का हाथ और कसकर पकड़ लिया और कमल मंडप की ओर चलने लगा। अध्याय 416। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ एक रात रुकूं? जब वे कमल मंडप की ओर चल रहे थे तो जीचेंग ने झाओ मिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये देखकर झाओ मिंग दंग रह गई। वह पीछे से उसे घूरते हुए लगातार स्तब्ध थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जीचेंग इस तरह व्यवहार करेगा। ये बेहद आश्चर्यजनक और साथ ही संतोषजनक भी था। वेंजू और शियाओली के चेहरे के भाव अविस्मरणीय थे। वह शियाओली के चेहरे पर आए उस सदमे भरे भाव को नहीं भूल सकती जब जीचेंग ने उसे अगली बार से महारानी की सीट पर न बैठने के लिए कहा था। इसके अलावा जीचेंग ने अगले 3 महीनों के लिए अपना बजट भी रोक रखा है, जिसका मतलब है कि उन्हें अगले 3 महीनों तक किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि रेड लेटर का मतलब क्या है, फिर भी कम से कम उन्हें अगले 3 महीनों के लिए अपने बजट से वंचित कर दिया गया। वह ये देखने के लिए उत्सुक थी कि जब उन्हें अपनी सजा के बारे में पता चलेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। झाओ मिंग के होठों पर एक धूर्त मुस्कान आ गई और वह जीचेंग के पीछे पीछे चलती रही। हालांकि उसे ऑर्किड पवेलियन से लॉर्ड्स पवेलियन तक काफी दूरी पैदल चलनी पड़ी, फिर भी वह थकी नहीं, क्योंकि आज की यात्रा सार्थक रही। जब वे उसके कमरे में दाखिल हुए तो जीचेंग ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसने उसकी ओर देखा और सवालिया लहजे में पूछा, जब मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने के लिए कहा था तो तुम वहां अकेले क्यों चली गईं? झाओ मिंग ने अपनी आंखें झपकाईं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। आपने ऐसा कब कहा था? क्या फैंग जू ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था? उसकी बात सुनकर उसने भौहें चढ़ा लीं। झाओ मिंग ने सिर हिलाते हुए भौहें चढ़ाईं। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। जीचेंग का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने दरवाजे की ओर देखा। वह इस बारे में फैंग जू से पूछना चाहता था, लेकिन फैंग जू ने उसे आधिकारिक दस्तावेज तैयार करने के लिए भेज दिया था। महल पहुंचने के बाद जब वह तैयार होने के लिए अपने कमरे में गया तो उसने फैंग जू से कहा कि वह झाओ मिंग को सूचित कर दे कि वह उसके बिना ऑर्किड मंडप में न जाए। इसलिए वह थोड़ा जल्दी निकल गया क्योंकि वह पहले कमल मंडप में उसे ढूंढने गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि वह पहले ही ऑर्किड मंडप के लिए निकल चुकी है तो वह जल्दी से उसके पास चला गया। वह उम्मीद कर रहा था कि वह ऑर्किड पवेलियन के बजाय कहीं और जाए क्योंकि वह जानता था कि अगर वह वहां अकेले गई तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और उसका अनुमान सही निकला। उसकी माँ और शियाओली ने उसे अपना पद और शक्तियां छोड़ने के लिए मजबूर किया था। उसे नहीं पता कि अगर वह वहां नहीं गया होता तो और क्या क्या हो सकता था। अगर मैं जल्दी नहीं आता तो क्या तुम अपनी शक्तियां त्यागने की योजना बना रहे थे? जीचेंग ने अपनी गहरी आवाज में पूछा। वह उसके विचारों को जानना चाहता था और यह भी कि अगर वह जल्दी नहीं आता तो वह क्या करती। झाओ मिंग उसकी आवाज सुनकर अचंभित रह गई। उसकी आवाज गहरी और असहाय थी। उन्हें इतनी गंभीरता से यह सवाल पूछते हुए देखना अजीब लग रहा था। मैं अपनी शक्तियां उन्हें क्यों दूं? मैं मूर्ख नहीं हूं, उसने लापरवाही से कहा और बिस्तर की ओर बढ़ते हुए बैठ गई। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसका लहजा सहज और आरामदायक हो गया है। जब उसने उसे अनौपचारिक रूप से बात करते देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे उसके अनौपचारिक तरीके से बात करने पर खुशी हुई। सच में? तो फिर तुम बीच में इतनी असुरक्षित अवस्था में क्यों खड़ी थी? जीचेंग उसके बगल में बैठ गया और उसकी ओर मुड़कर देखने लगा। जब जीचेंग वहां पहुंचा और उसे बीच में असहाय अवस्था में खड़ा देखा तो उसके दिल में एक टीस उठी। वहां इस तरह खड़ी वह बेहद दयनीय लग रही थी। झाओ मिंग ने उसे कमजोर कहते हुए सुनकर भौहें चढ़ा लीं। वह किस तरह से कमजोर दिख रही थी? अगर वह जल्दी नहीं आता तो वह शियाओली और वेंजू को सबक सिखा देती। वे अब उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। जल्दी आने और उसकी योजना बिगाड़ने की गलती उसी की थी। मैं वहां असहाय होकर नहीं खड़ी थी, मैं वहां सिर ऊंचा करके खड़ी थी और उनमें खुद का सामना करने के लिए काफी आत्मविश्वास से भरी थी। उसने सीना फुलाकर और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ शेखी बघारी। जीचेंग ने मुस्कुराते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे खुशी थी कि झाओ मिंग कमजोर व्यवहार नहीं कर रहा था। झाओ मिंग ने भी जीचेंग के हाव भाव देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम यहीं सोने की योजना बना रहे हो? जीचेंग उसकी इस बात से हैरान रह गया।
उसने उससे इस तरह का सवाल पहली बार पूछा था। आमतौर पर वह हमेशा उसे जबरदस्ती उसके कमरे में वापस भेज देती है। क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ एक रात रुकूं? जी चेंग ने उसके करीब आते हुए पूछा। वह शरारती मुस्कान के साथ उनके बीच की दूरी कम करता गया। झाओ मिंग उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब वह अचानक उसके करीब आया। उसने उससे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वह पहले से अधिक सहज महसूस कर रही थी, और चूंकि वह कई बार उसके साथ एक ही बिस्तर पर सो चुकी थी, इसलिए उसे यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। हालांकि उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन उनके चुंबन के बाद से चीज़ें बहुत बदल गई हैं। उसने इस बदलाव को नहीं देखा, लेकिन जी चेंग ने इसे बहुत अच्छी तरह से महसूस किया। झाओ मिंग उस समय हैरान रह गई जब वह अचानक उसके करीब झुक गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसने होंठ सिकोड़ते हुए उसकी ओर देखा। उसके गाल लाल होने लगे, लेकिन वह हिली नहीं और उसी जगह पर डटी रही। उसे पीछे न हटते देख जी चेंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह और करीब आया, उनके बीच की बची हुई दूरी को कम करते हुए। उसकी निगाहें उसके गुलाबी रंग के होठों पर टिकी थीं, जो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह चिकने थे। झाओ मिंग का शरीर सिहर उठा जब उसने अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसें महसूस की। जैसे जैसे वह उसके करीब आता गया, उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। घबराहट में उसने अपने हाथों से अपनी पोशाक को कसकर पकड़ लिया। वह घबराई हुई थी, लेकिन पीछे हटना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे भी वह अनोखा एहसास अच्छा लग रहा था जो उन्हें पहली बार चुंबन करते समय महसूस हुआ था। उसे किसी और बात की परवाह नहीं थी और वह बस उस पल का आनंद लेना चाहती थी। जैसे ही उसे जी चेंग के होठों का स्पर्श महसूस हुआ, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। इस हल्के से स्पर्श से उसका शरीर कांप उठा। महारानी। जैसे ही जी चेंग उसके होठों को चूमने ही वाला था, तभी वापस लौटी फेंग जू ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए बाहर से उसे आवाज दी। झाओ मिंग, जिसने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी, फेंग जू की आवाज़ सुनकर चौंक गई और उसने जल्दी से अपने हाथों से जी चेंग को दूर धकेल दिया। वह घबराकर खड़ी हुई और वैनिटी टेबल की ओर भागी। उसने दरवाजे की ओर देखा और पाया कि वह अभी भी बंद था। जैसे ही उसे याद आया कि दरवाजा बंद था और वह अंदर नहीं आ सकता था, उसकी छाती जकड़ गई। इससे पहले कि जी चेंग ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी, लेकिन चूंकि उसकी आंखें बंद थीं, इसलिए उसे यह सोचकर घबराहट होने लगी कि वह अंदर आ गया है, इसलिए वह जल्दी से खड़ी हो गई। तुमने क्या कर दिया, जिया मिंग? वह शर्मिंदगी महसूस करते हुए मन ही मन आह भरी। जी चेंग को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह हल्के से हंस पड़ा। उसने उसे सिर्फ इसलिए धक्का दिया क्योंकि उसे लगा कि फेंग जू कमरे में आ गई है। अपने असहज भावों को छिपाने की कोशिश करते हुए उसने अपने कपड़े ठीक करते हुए हल्की सी आह भरी। अंदर आएं। अध्याय 417। वह इस सारी खुशी की हकदार नहीं है। शर्म से झाओ मिंग का चेहरा लाल हो गया। वह घबराई हुई सी आईने के सामने खड़ी हो गई और लकड़ी की कंघी उठाकर बेसुध होकर अपने बाल संवारने लगी। उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। जी चेंग उसकी शर्मिंदा प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराया। वह बिस्तर पर सीधा बैठ गया और बोला, अंदर आओ। बाहर खड़े फेंग जू ने सावधानीपूर्वक दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने जी चेंग और फिर झाओ मिंग को प्रणाम किया। हालांकि जब उसने जी चेंग की आंखों में वो निगाह देखी तो उसका शरीर अकड़ गया। जी चेंग उसे जान से मारने की मंशा से घूर रहा था। फेंग जू ने थूक निगलते हुए कहा, महामहिम, मैंने मंत्री री को महारानी और रानी शियाओली को लाल पत्र जारी करने के लिए सूचित कर दिया है। हालांकि वह पत्र में विशेष रूप से महारानी का उल्लेख करने का कारण पूछ रहे हैं। लाल चेतावनी पत्र एक आधिकारिक चेतावनी पत्र है जिसे जारी करने के लिए उचित स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, और चूंकि यह महारानी के लिए है जो स्वयं महल में एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, इसलिए उन्हें लाल चेतावनी पत्र जारी करना आसान नहीं है। इसके पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए। अगर चीजें उनकी इच्छानुसार नहीं हुई तो वेन जू इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मंत्रियों की बैठक बुला सकते हैं। हालांकि वह सम्राट है, लेकिन एक सम्राट भी अपने दरबार में असहमति और अराजकता के साथ अपना शासन नहीं चला सकता। फेंग जू की बातें सुनकर जी चेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सिर हिलाकर कहा, उसे कल मेरे अध्ययन कक्ष में मिलने के लिए कहो। मैं उससे इस मामले पर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल उनके बजट पर रोक जारी रखें और उसे बता दें कि मैं उसे कल कारण बताऊंगा और हम बाद में लाल पत्र जारी कर सकते हैं। झाओ मिंग ने जी चेंग के चेहरे पर गंभीरता देखी। उसने फेंग जू की ओर मुड़कर देखा, जो भी आश्चर्यचकित लग रही थी। अब उसे यह जानने की उत्सुकता होने लगी कि रेड लेटर आखिर क्या हो सकता है। लोग इससे इतना डरे हुए क्यों थे? जी महाराज, फेंग जू ने उत्तर दिया और बाहर जाने ही वाला था कि जी चेंग ने कहा, अगली बार अगर दरवाजा बंद हो तो इस तरह चिल्लाना मत। आप मुझसे बाद में बात कर सकते हैं। जी चेंग की बातें सुनकर फेंग जू हैरान रह गया। जब तक उसने झाओ मिंग के चेहरे पर आई शर्मिंदगी नहीं देखी, तब तक उसे समझ नहीं आया कि जी चेंग का क्या मतलब है। सच्चाई का एहसास होते ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने उनके सामने झुककर कहा, मुझे खेद है कि मैंने आपको परेशान किया। मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने से पहले उसने कई बार माफ़ी मांगी। ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्होंने इतनी बार माफ़ी मांगी हो, लेकिन उन्हें इतना डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने किसी महत्वपूर्ण बात में बाधा न डाल दी हो। झाओ मिंग उसकी प्रतिक्रिया देखकर दंग रह गया। उसकी प्रतिक्रिया हद से ज़्यादा ही तीखी थी। हालांकि उसे उसके माफ़ी मांगते हुए देखकर शर्मिंदगी महसूस होने से खुद को रोक नहीं पाए। जब फेंग जू कमरे से बाहर आया तो उसने गहरी सांस लेते हुए अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। क्या मैंने उन्हें बाधित किया? उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उन्होंने जी राजवंश के भावी उत्तराधिकारी के चयन के दौरान उन्हें परेशान न कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो ये राजकीय अपराध होगा। उसके चेहरे पर भय का भाव छा गया क्योंकि उसे डर था कि जी चेंग कल उसे इस तरह से दखल देने के लिए दंडित कर सकती है। लॉर्ड्स पवेलियन में अभी अभी लौटी लूशी ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो? वह दरवाजे के सामने खड़ी होकर भारी सांसें ले रही थी, इसलिए उसने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा।
वह अभी भी जी चेंग के उस जानलेवा इरादे से डरा हुआ था जो उसने अभी अभी देखा था। लूशी की बातें सुनकर उसने उसकी ओर देखा और अपनी पीठ सीधी कर ली। अहम कुछ नहीं, वह ऐसे मंडप से बाहर निकल गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह अगली बार दरवाजा खटखटाने से बहुत डरा हुआ था। उसे क्या हुआ है? लूशी ने सिर हिलाया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। कमरे के अंदर झाओ मिंग ने कंघी नीचे रख दी और बिस्तर की ओर चलकर जी चेंग के बगल में बैठ गई। जब वह बैठ गई तो जी चेंग ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वह वहीं से बात आगे बढ़ाना चाहता था जहां उन्होंने छोड़ा था, लेकिन झाओ मिंग ने विषय बदलते हुए पूछा, रेड लेटर क्या है? लूशी और फैंग जू दोनों ये सुनकर चौंक गए कि आप महारानी और शाओली को लाल पत्र जारी कर रहे हैं। क्या ये लाल रंग का है इसलिए इसे लाल पत्र कहा जाता है? अंडरस्को। जी चेंग उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस तरह की कल्पना कैसे की। वह मुस्कुराया और बोला, लाल पत्र इसलिए लाल पत्र नहीं कहलाते क्योंकि उनका रंग लाल है। दरअसल लाल शब्द इस आधिकारिक पत्र के साथ जुड़ी चेतावनी को दर्शाता है। किसी को लाल पत्र देना मतलब उन्हें आधिकारिक चेतावनी देना है, और अगर उन्हें दोबारा ऐसा पत्र मिला तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। उसने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए उसे समझाया। झाओ मिंग का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना गंभीर होगा। उसे लगा था कि जी चेंग वेनजू को उसके पद से हटाने के बारे में सिर्फ दिखावा कर रहा था, लेकिन उसने वास्तव में उन्हें लाल पत्र भेजने का फैसला कर लिया था। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना गंभीर हो सकता है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि उसे अब भी असहज महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तरह उसका समर्थन क्यों कर रहा है और अभी क्यों। उसने महल में अलग अलग स्रोतों से और कुछ लूशी से कहानियां सुनी हैं कि अतीत में जी चेंग ने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं था। महल में जो कुछ घट रहा था उसे जानते हुए भी उसने वेंजू और शियाओली से कुछ नहीं कहा। यह निश्चित था कि वह अतीत में घटी घटनाओं से अवगत था, क्योंकि उसने कहा था कि वह जानता है कि वेंजू ने क्या किया है। लेकिन उसने पहले उनसे कुछ क्यों नहीं कहा, और अब वह उसका समर्थन क्यों कर रहा था? उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वह जानती थी कि झाओ मिंग उससे कितना प्यार करता है, फिर भी उसने उसका ये पहलू कभी नहीं देखा। उसकी मृत्यु इस बात को जाने बिना हुई कि वह भी उससे प्यार करता था। उसे नहीं पता कि उनके बीच क्या गलत हुआ, लेकिन उसे यह सोचकर असहजता महसूस होती थी कि झाओ मिंग का प्यार उस पर बरसाया जा रहा था। वह इस सारी खुशी की हकदार नहीं है। अध्याय 418। आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जी चेंग, झाओ मिंग ने सिर झुकाए हुए उसे पुकारा। जी चेंग ने उसकी पीली रंगत और गंभीर भाव भंगिमा देखकर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने पूछा, क्या हुआ? उसने गंभीरता से उसकी ओर देखा और अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गोद में रखे उसके हाथ पर रख दिया। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? झाओ मिंग ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी गहरी आंखों में देखा। जी चेंग ने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि वह क्या पूछने वाली थी, लेकिन उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह मजाक करने के मूड में नहीं थी। क्यों, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे हो? उसने सवालिया निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जी चेंग उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चौंक गया। उसके होंठ सिकुड़ गए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का जवाब कैसे दे। इसका क्या मतलब है? क्या मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता? उसने पलटकर उससे यही सवाल पूछा। वह उसके प्रश्न का अर्थ नहीं समझ सका। झाओ मिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब यह है कि अब आप मेरे साथ इतनी नरमी से क्यों पेश आ रही हैं? आपको पता है कि मुझे अपने अतीत की यादें नहीं हैं। हालांकि मैंने लोगों से बहुत कुछ सुना है कि आप पहले कभी मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। जब महारानी और शाओली ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया तब भी आपने हमेशा मुझे नज़रअंदाज किया और कभी दखल नहीं दिया। उसने कई नौकरों को इधर उधर उसके बारे में बातें करते सुना है और लूशी ने भी उसे अतीत के बारे में कई बातें बताई हैं। लेकिन मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि तुम्हारा रवैया अचानक क्यों बदल गया। तुमने तो मेरे लिए अपनी माँ और शियाओली से भी बहस की। अब तुम अचानक मुझसे इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उसे असहज महसूस हो रहा था, क्योंकि वह उसके साथ बहुत ही प्यार और देखभाल से पेश आ रहा था। हालांकि उसे यह बुरा नहीं लग रहा था, फिर भी उसे असहजता महसूस हो रही थी, क्योंकि वह झाओ मिंग नहीं थी। वह जानती है कि उसका प्यार और देखभाल झाओ मिंग के लिए थी और वह उसकी जगह पर हर चीज़ का आनंद ले रही है। जी चेंग ने उसे घूरते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। अंत में बोलते समय उसकी आंखों में उदासी छा गई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अब उसे इस बारे में उससे बात करने का समय आ गया है, उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। शुरू में मुझे तुम्हारे प्रति अपनी भावनाओं को लेकर अनिश्चितता थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार 15 साल की उम्र में देखा था तो मैं हैरान था, क्योंकि तुम्हें देखकर पहली बार मेरे चेहरे पर मुस्कान आई थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई जब उसे याद आया कि पहली बार देखने पर तितली के साथ खेलते हुए वह कितनी प्यारी लग रही थी। मैं महल की कठोर वास्तविकता को देखते हुए बड़ा हुआ और मुझे वे चीज़ें सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा जो मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे भविष्य में सम्राट बनना था। मुझे अपनी भावनाओं को छिपाना पड़ा और भविष्य में सिंहासन पाने के लिए निर्दयी और बेरहम बनना सीखना पड़ा। जी चेंग के चेहरे के भाव जटिल थे और पुरानी दर्दनाक यादों से भरे हुए थे। जब मेरे दादाजी बूढ़े सम्राट ने हमारी शादी तय कर दी तो मैं खुश तो थी, लेकिन साथ ही थोड़ी परेशान भी थी कि मुझे तुम्हें भी अपने साथ महल की कड़वी सच्चाई का सामना करने के लिए ले जाना पड़ रहा है। हालांकि हमारी सगाई तय होने के बाद मैं मार्शल आर्ट और युद्ध तकनीक सीखने के लिए सीमावर्ती इलाकों में गया और अंततः युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध का अनुभव क्रूर और रक्तरंजित था। मुझे पता भी नहीं चला और मेरे भीतर बची थोड़ी सी मासूमियत भी तब मर गई जब मैंने अपने दोस्त, जो मेरा साथी भी था, को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। उस दृश्य को याद करके जी चेंग का हाथ कांप उठा। यह उनका पहला युद्ध था जिसमें उन्होंने भाग लिया था और यह बेहद क्रूर था। हर जगह खून ही खून था।
उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भले ही मैं भावी सम्राट हूँ, मैं हर किसी को नहीं बचा सकता। मैं अपने करीबियों को भी नहीं बचा पाया। धीरे धीरे मेरा लोगों से संपर्क टूटता गया और मैं उनसे अलग थलग पड़ने लगा। मेरे भीतर की भावनाएं धीरे धीरे लुप्त होने लगीं। उसे याद आया कि कैसे वह एक मासूम लड़के से एक निर्दयी इंसान बन गया था। कम उम्र में ही युद्ध के अनुभव ने उसे बेरहम और निर्दयी बना दिया था। झाओ मिंग ने जी चेंग की ओर देखा और उसे उस पर दया आ गई। इतनी कम उम्र में उसे दुनिया का क्रूर पक्ष देखना पड़ रहा है। उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अपने अतीत के बारे में बात करते हुए वे बेहद कमजोर लग रहे थे। फिर जब मैं वर्षों बाद लौटा तो मुझे सिंहासन पर आसीन होना पड़ा और दादाजी से किए गए वादे को पूरा करने के लिए तुमसे शादी करनी पड़ी। अतीत के बारे में बात करते हुए उनके भाव नरम पड़ गए। हालांकि उस समय मैं बहुत निराश और तनावग्रस्त था क्योंकि मैंने हाल ही में अपने दादाजी को खोया था और मुझे सम्राट होने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। साथ ही मुझे आपके प्रति दुख और ईर्ष्या दोनों महसूस हो रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आप महल की कठिनाइयों और क्रूरता से अनजान थे। जब तुमने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे जवाब दूं। युद्ध से लौटने के बाद मुझे सामान्य जीवन में ढलने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन हमारी शादी के कुछ ही समय बाद मुझे आपसे बात करने और आपको जानने का समय नहीं मिला क्योंकि मुझे एक और युद्ध में जाना पड़ा और इस बार यह मेरे लोगों और मेरे साम्राज्य के लिए था जो खतरे में था। उस समय मैं पहले की तरह राजकुमार नहीं था, मैं सम्राट था और इसीलिए जिम्मेदारी कहीं अधिक थी। हमारी शादी के बाद मैं युद्ध में गया और महीनों बाद जब लौटा तो शियाओली को साथ लेकर आया। लेकिन झाओ मिंग, यकीन मानो मैं यह शादी कभी नहीं चाहता था। हालांकि उस समय मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे उससे शादी करनी पड़ी ताकि एल देश के साथ गठबंधन करके उनसे युद्ध को रोका जा सके। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन उससे शादी करने के अलावा आपके पास और भी विकल्प तो होंगे। गठबंधन के लिए किसी से शादी करना, क्या उस समय आपके पास यही एकमात्र विकल्प बचा था? उसने जिज्ञासा से पूछा। उसने अलग नियमों वाली एक अलग दुनिया देखी थी, इसलिए वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि किस बात ने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। जी चेंग ने उसकी ओर देखा और आगे कहा, हाँ, यही मेरा आखिरी विकल्प था। उस समय मेरा साम्राज्य स्थिर नहीं था और अगर एल देश उस समय हम पर युद्ध छेड़ देता तो मैं जी राजवंश, यहाँ रहने वाले लोगों और अपने परिवार को नहीं बचा पाता। उसने पूरी गंभीरता से कहा, क्योंकि वह जानता था कि अगर वे युद्ध हार जाते तो न केवल उसका साम्राज्य और क्षेत्र नष्ट हो जाता बल्कि हजारों लोगों और उसके परिवार का जीवन भी निश्चित रूप से तबाह हो जाता। युद्ध में महिलाओं को पुरुषों के बीच होने वाले युद्ध के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पुरुष महिलाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए उनके शरीर का उपयोग करते हैं। उसने युद्ध की क्रूरता देखी है, इसीलिए वह ये सब जानता है। हालांकि उन्होंने इस बात का विस्तार से जिक्र नहीं किया कि युद्ध में हारने की स्थिति में वह किस प्रकार खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि वे उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे नीचे गिरा सकते थे। वह अपना साम्राज्य खोने का दर्द तो सह सकता था, लेकिन झाओ मिंग को किसी के द्वारा चोट पहुंचाए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन अंततः उसी ने झाओ मिंग को सबसे अधिक दुख पहुंचाया। अध्याय 419 आपने सही व्यक्ति से माफी मांगने का मौका गंवा दिया। झाओ मिंग ने जी चेंग को देखा और उसके लिए बुरा महसूस किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उसे वे सारी बातें याद आ गई थीं जो उसने इतने समय तक अपने दिल में दबा रखी थीं। उसने कभी भी अपनी भावनाओं और उस दौरान अपने मन में चल रही बातों को साझा नहीं किया। वह उसे ये सब बताने से डरता था। उसे डर था कि कहीं वह उसे कमजोर और अक्षम न समझे। लेकिन अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। उसे एहसास हो गया है कि उसके लिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अगर वह अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश करता रहेगा और अपने गहरे राज उससे कभी साझा नहीं करेगा तो उनके बीच जीवन का कोई रिश्ता नहीं बन पाएगा। जी चेंग ने आगे कहा, शियाओली को लाने के बाद मुझे कुछ और वैवाहिक गठबंधन करने पड़े, लेकिन वे एल देश जितने शक्तिशाली नहीं थे। इसीलिए माँ शियाओली को ज़्यादा पसंद करती थीं। हालांकि मैंने शियाओली से शादी की और महल में दूसरी रानियां भी लाई, लेकिन उनके लिए मेरे मन में कभी वैसी भावनाएं नहीं थी जैसी तुम्हारे लिए थीं। असल में मैंने शियाओली से यह भी कहा था कि हो सकता है मैं किसी और से प्यार करता हूं और उसे वह प्यार न दे पाऊं जिसकी उसे ज़रूरत है, लेकिन उसने कहा कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये समझाने की कोशिश की क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह ये न सोच ले कि वह उसे पसंद नहीं करता। झाओ मिंग जी चेंग की बातें सुनकर हैरान रह गई। वह कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि शियाओली जी चेंग से शादी क्यों करना चाहती है, जबकि उसने उससे कहा था कि वह उससे प्यार नहीं करता। पिछले साल मैं ज़्यादातर युद्ध में ही व्यस्त रहा और जब भी मैं कुछ मौक़ों पर वापस आया मुझे दरबार के कामकाज को देखना पड़ा। मुझे अपने पीछे घटी कई बातें पता चलीं, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। जी चेंग ने सिर झुकाकर उसे सब कुछ समझाया। क्योंकि मुझे मामले की गंभीरता का एहसास नहीं था, मैंने सोचा कि माँ तुम्हें देर सवेर स्वीकार कर ही लेंगी। मैंने महल में तुम्हारी और तुम्हारे अकेलेपन की अनदेखी की और साम्राज्य और उसके प्रबंधन पर इतना ध्यान केंद्रित किया कि मैं तुम्हारा दर्द नहीं देख पाए। और जब मैं अंततः अपनी शक्ति को मजबूत करने और जी राजवंश के क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम हुआ, तब तक स्थिति को सुधारने में बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं अपने अंतिम युद्ध से लौटा तो हालात एकदम बदल गए। वह रुका और उसे वह समय याद आया जब उसने महल में फैल रही झाओ मिंग के अपने अंगरक्षक के साथ संबंध की अफवाहें सुनी थीं। उस घटना के बारे में इस समय बात करने से डरते हुए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। हालांकि उसे उस घटना की कोई याद नहीं थी, फिर भी उसे डर था कि यह सब उसे असहज कर देगा। और मेरे लौटने के बाद हालात बिगड़ गए और तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की। तुम्हें पता है, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था जब मैंने तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे दुखों को नज़रअंदाज किया। मुझे समझ आया कि मैं कितना स्वार्थी था जो केवल साम्राज्य और उसके प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब झाओ मिंग ने उसकी आत्महत्या के बारे में सुना तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए।
उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई क्योंकि उसे झाओ मिंग के आत्महत्या के प्रयास पर हमेशा संदेह था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि झाओ मिंग जैसी लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे हमेशा से लगता था कि इस आत्महत्या के प्रयास में कुछ गड़बड़ है, हालांकि इस समय उसे इसका एहसास नहीं है। उस समय मुझे एहसास हुआ कि हमें किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब तुम कोमा में थे तब मेरा दिल बहुत टूट गया था। मुझे डर था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे डर था कि तुम दोबारा जाग नहीं पाओगे। मैं खुद को कोस रहा था और तुम्हारी पीड़ा और व्यथा को न देखने के लिए खुद को दोषी ठहरा रहा था। बोलते समय उसकी आवाज़ भर्रा गई। झाओ मिंग के चेहरे पर नरमी आ गई जब उसने उसकी बातें सुनी। उसे ये देखकर दिल में एक टीस उठी कि वह झाओ मिंग से कितना प्यार करता है। जी चेंग ने कोमल भाव से झाओ मिंग की ओर देखते हुए कहा, झाओ मिंग, क्या आप मुझे अपनी सभी गलतियों का प्रायश्चित करने का एक और मौका देंगे? मैं जानता हूं कि मैं अतीत में अज्ञानी और नीच था, लेकिन क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी अकेला और उदास नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें फिर कभी अकेले मुश्किलों का सामना नहीं करने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या तुम मुझे यह मौका दोगी? मैं तुम्हें जी चेंग का असली रूप दिखाना चाहता हूँ। मैं जी राजवंश का सम्राट बनने के बजाय तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ। झाओ मिंग, मुझे पता है कि मैंने जो किया है उसके लिए मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूँ कि हम साथ रहें। झाओ मिंग, क्या तुम मुझे तुम्हारा दिल वापस जीतने का यह आखिरी मौका दोगी? उसने उससे पूरी गंभीरता से पूछा। झाओ मिंग उस समय अचंभित रह गया जब उसने देखा कि उससे ये सवाल पूछते समय वह कितना बेताब दिख रहा था। उसके मन का एक हिस्सा झाओ मिंग के लिए बुरा महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे उससे ईर्ष्या भी हो रही थी। झाओ मिंग ने गलत आदमी से प्यार नहीं किया था, बल्कि उनकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। उसे झाओ मिंग के लिए बुरा लग रहा था कि वह उसका कबूलनामा सुनने के लिए जीवित नहीं रही, लेकिन वह बेचैन महसूस कर रही थी क्योंकि यह कबूलनामा उसके लिए भी नहीं था। जब उसे इस विडंबना का एहसास हुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे झाओ मिंग से ईर्ष्या भी हो रही थी। कुछ क्षण रुककर उसने कहा, मैं तुम्हें यह मौका देने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे याद नहीं कि अतीत में क्या हुआ था, लेकिन जी चेंग, तुमने सही व्यक्ति से माफ़ी मांगने का मौका गंवा दिया। उसने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए ये शब्द कहे। जी चेंग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। वह उसका मतलब नहीं समझ पाया और बोला, झाओ मिंग, क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो? उसने ये सोचकर उससे पूछा कि शायद वह उसे दूसरा मौका देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने चिंतित होकर उससे पूछा। उसे इस सवाल का जवाब सुनने से डर लग रहा था क्योंकि अगर जवाब हाँ हुआ तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वह जानता है कि वह इसके लायक है, लेकिन फिर भी वह ये सुनना नहीं चाहता। उसके सवाल ने उसे बहुत गहरा आघात पहुंचाया क्योंकि उसने उसके सवाल के पीछे छिपे दर्द को महसूस किया। उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। उसकी निगाहें दृढ़ थीं और उस पर टिकी हुई थीं। अध्याय 420 में अब वही झाओ मिंग नहीं हूँ। झाओ मिंग ने जी चेंग के चेहरे पर दिख रहे हताश भावों को देखकर कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। राहत भरी मुस्कान उसके चेहरे पर तब दिखाई दी जब उसने सांस छोड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, झाओ मिंग ने आगे कहा, जी चेंग, मैं तुमसे इसलिए नफरत नहीं करता क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। हालांकि ये सच है कि तुमने सही व्यक्ति से माफ़ी मांगने का मौका गंवा दिया। यह माफ़ी उस व्यक्ति की होनी चाहिए थी जिसने सिर्फ आपके लिए, आपके साथ रहने के लिए इस महल की सारी क्रूरताएं सहन की। मैंने न तो तुम्हारा इंतजार किया और न ही तुम्हारी वजह से मुझे सारी बेइज्जती सहनी पड़ी, उसने झाओ मिंग की ओर से कहा। उसे लगा कि उसे माफ़ करना उसके लिए अनुचित होगा क्योंकि यह निर्णय असली झाओ मिंग पर छोड़ देना चाहिए। उसे इतनी आसानी से उसे माफ़ करने का क्या अधिकार है? ये सब उसने तो नहीं झेला है। जी चेंग असमंजस और चिंतित दोनों था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है, फिर भी वह उसके शब्दों को पूरा करने का इंतजार कर रहा था। झाओ मिंग, मैं जी चेंग कुछ कहना ही चाहता था कि तभी उसने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठा दिया। मुझे इसे पूरा करने दीजिए। जी चेंग ने सिर हिलाया और उसका इंतजार करने लगी। जी चेंग, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए भी यह सब कठिन रहा है। तुम्हें महल का प्रबंधन करना था और युद्ध के बाद के प्रभावों को भी झेलना पड़ा, लेकिन ये सब किसी और के साथ दुर्व्यवहार करने का बहाना नहीं हो सकता। तुमने झाओ मिंग से शादी की और महल की हकीकत जानते हुए भी उसे महल में ले आए। फिर भी तुमने उससे कभी नहीं पूछा कि वह ठीक है या उसे रोने के लिए किसी के कंधे की जरूरत है। जी चेंग, कभी कभी लोग नहीं चाहते कि कोई उनके लिए लड़े, बल्कि वे चाहते हैं कि कोई उनका साथ दे। अगर तुम उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नैतिक रूप से सहारा दे सकते हो। मुझे यकीन है अगर तुमने अतीत में झाओ मिंग को अपना ये पक्ष दिखाया होता तो वह तुम्हें दोष नहीं देती, उसने कोमल भाव से उसकी ओर देखते हुए कहा। जब उसने अपने होंठ सिकुड़े तो उसने उसके चेहरे पर हैरानी का भाव देखा। जी चेंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे क्यों बात कर रही थी जैसे उसका इससे कोई लेना देना ही न हो। वह ऐसे बात कर रही थी मानो किसी और के बारे में बात कर रही हो। जी चेंग, चूंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है और मेरी यादें भी नहीं हैं, इसलिए मैं आसानी से कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कहने का अधिकार है क्योंकि यह सब मैंने खुद अनुभव नहीं किया था। जी चेंग ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और उसकी बात समझने लगा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह अपनी यादें खो जाने के कारण इस तरह बोल रही है। झाओ मिंग ने उसके निराश चेहरे को देखा और आह भरी। मैं तुम्हारे अतीत के कर्मों के लिए तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। वह रुकी और फिर बोली, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें दोषी भी नहीं ठहराऊंगी। चूंकि मैंने ये सब अनुभव नहीं किया, इसलिए मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगी। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। वह जानती है कि उसकी बातें उसे अटपटी लग सकती हैं, लेकिन उसके लिए यह एक सच्चाई है।
जब वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है तो उसे न तो उसे क्षमा करने का अधिकार है और न ही उसे दंडित करने का। जी चेंग ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और उसके विचारों को समझने की कोशिश की। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या वह उनके रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार है या नहीं। और हमारे रिश्ते को नई शुरुआत देने के बारे में मुझे लगता है कि मुझे पहले आपको ये बात बतानी चाहिए। झाओ मिंग ने सिर झुकाए हुए अपनी बात जारी रखी। जी चेंग, मैं वो झाओ मिंग नहीं हूँ। कोमा से जागने के बाद से मैं बदल गया हूँ। मैं वो झाओ मिंग नहीं हूँ जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता था, नहीं वो जो महारानी माँ या दूसरों के अपमान को सह सकता था। मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। मैं आपका सम्मान तभी करूंगा जब आप भी मेरा सम्मान करेंगे। अगर आपको मेरी अनाड़ीपन, तीखी जुबान और बहिर्मुखी स्वभाव से कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं। उसने सोचा कि उसे इस बारे में उसे बताना चाहिए। उसने गौर किया था कि उसके और असली झाओ मिंग के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए उसे यह स्पष्ट करना होगा कि यह वह है, झाओ मिंग नहीं। हालांकि उसने उसे यह नहीं बताया कि वह झाओ मिंग नहीं बल्कि शी मिंग है। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से उसे बताया है कि वह पहले जैसी नहीं रही और वह किसी को भी किसी और के सम्मान के लिए उसका अपमान नहीं करने देगी। जी चेंग ने उसे देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने देखा था कि कोमा से जागने के बाद से उसमें बहुत बदलाव आ गया है। उसे अपनी यादें भी नहीं हैं, फिर भी वह पहले से कहीं ज़्यादा बहादुर और साहसी हो गई है। सच कहूँ तो उसे उसमें आया ये बदलाव बहुत पसंद आया। अपने ठंडे और तीखे स्वभाव के साथ वह एक सच्ची महारानी जैसी लग रही थी। उनका मानना था कि उसके सारे शब्द इस तरह से सुनाई देते हैं क्योंकि उसे अतीत की कोई याद नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उसके रवैये और व्यक्तित्व में बदलाव आया है। मुझे पता है कि शायद मैंने आपसे माफ़ी मांगने का मौका गंवा दिया है क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा और आपको फिर से अपने प्यार में पागल कर दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुम तो काफ़ी आत्मविश्वासी हो, है ना? झाओ मिंग ने उसकी ओर देखते हुए मजाक में कहा। जी चेंग मुस्कुराया क्योंकि इस मुद्दे पर बात करने के बाद उसके दिल का बोझ कम हो गया था। मुझे तुम्हारा ये रूप ज़्यादा पसंद है। मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं कहूँगा और तुम जो चाहो कर सकती हो। आखिरकार तुम जी राजवंश की महारानी हो, तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो बस मुझे बता देना, मैं संभाल लूंगा। उसने उसकी गोद में रखे हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। झाओ मिंग की मुस्कान उसके शब्दों को सुनकर और चौड़ी हो गई। खासकर मुझे तुम्हारा ये पहलू ज़्यादा पसंद है, इस बात ने उसके दिल को छू लिया। ये पहली बार था जब किसी ने कहा कि उन्हें उसका और उसका अशिष्ट स्वभाव पसंद है। आमतौर पर तो सभी उसे अशिष्ट कहते थे, लेकिन उसने कहा कि उसे यह पसंद है। झाओ मिंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। तो जी चेंग ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और उसके बोलने का इंतजार करने लगा। तो क्या हमें अब खाना चाहिए? अंडस्को। इस समय जब उसने खाने के बारे में बात की तो जी चेंग अवाक रह गया। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ गंभीर बात कहेगी। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। हमें ज़रूर खाना चाहिए। जी चेंग ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया। वह वाकई बहुत अलग है। विषय बदलने का उनका तरीका वाकई अनोखा है। झाओ मिंग ने राहत की सांस ली क्योंकि अब उसे अपने मन की बात कहने में सहज महसूस हो रहा था। अब कम से कम वह उसके सामने खुद जैसी हो सकती है। हालांकि उसने उसे अपने दूसरे लोग से आने के बारे में नहीं बताया है क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसे इसके बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। उसे किसी को भी बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि वह इस दुनिया में क्यों आए। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।